आज की हमारी जो वीडियो है, ये हमारा जो विश्व की प्रमुख जनजातियों वाला पार्ट चल रहा था, उसकी आखिरी जनजाति के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। जो जनजाति का नाम है गोंड जनजाति। जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपन जो है 2 जनजाति विश्व की पढ़ेंगे और 2 भारत की पढ़ेंगे। भारत की भील जनजाति और विश्व की एस्किमो और बुशमैन के बारे में अपन विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज गोंड जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं। गोंड जनजाति, गोंड जो है विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। अंडरलाइन करना, यानी इनकी जो जनसंख्या है वो विश्व में किसी भी जनजाति की तुलना में सबसे सर्वाधिक है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समूह, अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी जनजाति है जिनका विश्व में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से समूह है, तो वो है गोंड जनजाति का। भारतीय महाद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति को गोंड कहा जाता है। जो भारतीय प्रायद्वीप है उस पर जो जनजाति निवास करती है उसको गोंड कहते हैं। अब गोंड का शाब्दिक अर्थ समझना बच्चों, क्या है गोंड? गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा नामक शब्द से हुई है। यानी गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। खोंडा का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी। तो गोंड जनजाति के से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ का निवास करती है, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, क्योंकि गोंड जनजाति की शब्द की उत्पत्ति जो है खोंडा शब्द से हुई है बच्चों, और खोंडा का अर्थ क्या है? पहाड़ी। गोंड अपने आप को कोइंटूर और कोल भी कहते हैं। ये दूसरे नाम हो गए, ध्यान रखना। गोंड जनजाति को भारत में और किन नामों से पुकारते हैं, तो कोइंटूर और कोल, ये नाम देख लेना आप, गोंड जनजाति के अन्य नाम। 16वीं शताब्दी के मध्य से, यानी 16वीं शताब्दी की बात कर रहा है, उसके मध्य से 18वीं सदी तक, 16वीं से 18वीं सदी के मध्य तक भारत में गोंडों से शासित 4 साम्राज्य थे। यानी 16वीं से 18वीं शताब्दी तक की बात करें तो भारत में गोंड जनजाति जो थे 4 साम्राज्यों में फैली हुई थी। पहली है मांडला, दूसरा देवगढ़, तीसरा चांदा और चौथा है खेड़ला। तो ये 4 साम्राज्य थे। प्रश्न बन सकता है कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में गोंड जनजाति के क्षेत्र कौन कौन से थे, तो मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला, ये 4 साम्राज्य थे। वर्तमान में मुगलों और 1940 में मराठों के प्रभुत्व के बाद ये हाशिए पर चले गए थे। हाशिए पे चले गए थे। वह हाशिया नामक शब्द है, ये जो स्थान का नाम है, फिर वहाँ इनका जो है स्थानापन्न हो गया था। यानी ये जो है जनजाति हाशिए तक फैल गई थी। हाशिया एक जगह का नाम है। वर्तमान में इनका निवास जो है दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। और वर्तमान में अगर आज की बात करें तो गोंड जनजाति मुश्किल से केवल पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र का मतलब होता है वो स्थान बच्चों जहाँ पे आना जाना बहुत कठिन होता है, वो कहलाता है दुर्गम क्षेत्र। तो वर्तमान में जो है ये केवल दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई है। अब बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र की, गोंड जनजाति के निवास क्षेत्र की। गोंड जनजाति के कई वर्ग, देखो आज भी बात करें अलग अलग वर्ग, जैसे बच्चों अपनी जाति के वर्ग होते हैं। रावत में, हिंदू में रावत होते हैं, रावतों में भी बहुत सारी वर्ग होते हैं, जैसे पोकरिया हो गया, अन्य ऐसी बहुत सारे वर्ग होते हैं। उसी प्रकार गोंड जनजाति के कई वर्ग मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम में रहते हैं। ये राज्य है जहाँ जहाँ कई प्रकार के गोंड जनजाति के वर्ग रहते हैं। तो निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ हो गए? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे इनके निवास क्षेत्रों के नाम है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम। गोंड इसके अलावा सतपुड़ा पहाड़ियों में, मैकाल पर्वत श्रेणी में, सोनगढ़ और देवगढ़ उच्च भूमि क्षेत्र में, बस्तर पठारी क्षेत्रों में तथा गढ़जत पहाड़ियों में भी निवास करते हैं। तो ये निवास क्षेत्रों के नाम है बच्चों, इनको आपको याद रखना है। गोंड जनजाति के निवास क्षेत्रों को बताइए, तो ऊपर जो राज्य है उनके नाम, इसके अलावा ये जो पहाड़ियों के नाम है इनको भी आपको याद रखने हैं। मानचित्र 2.3 में गोंड जनजाति के निवास क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है। आगे जो मानचित्र आएगा उसमें गोंड जनजाति के जो है निवास क्षेत्र को बताया गया है। इस क्षेत्रों से देश की कई नदियां भी निकलती है, जैसे नदियों का उद्गम स्थल भी इन्हीं पहाड़ियों से होता है। जैसे कौन कौन सी नदियाँ होगी? नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, गोदावरी का उद्गम। इन सारी नदियों का उद्गम भी बच्चों जो है जिस क्षेत्र में आज गोंड जनजाति रहती है उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों से इन नदियों का उद्गम, यानी वहीं से ये नदियाँ निकलती है।
और देखना जिन क्षेत्रों में ये रहते हैं इन क्षेत्रों में सघन वन यानी कि बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं। गर्मियों में यानी ग्रीष्म काल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है यानी गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है। तथा औसत वार्षिक वर्षा जो है 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच रहती है। जैसा कि हम सबको पता है पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होती है तो नेचुरल है यहाँ पे वार्षिक वर्षा का औसत भी क्या होगा, अधिक होगा। ये तो बात हुई इनके निवास क्षेत्र की। अब बात करते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलापों की, यानी गौड़ जनजाति द्वारा कौन कौन से व्यवसाय या कामकाज किए जाते हैं। तो अभी तक अपन ने जितनी भी जनजातियाँ पढ़ी उनमें ज़्यादातर जो है प्राथमिक व्यवसायों में या फिर शिकार में या भोजन संग्रहण में इन्हीं में थे। अब देखते हैं ये जनजाति किस पे निर्भर है। ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ डिफेंस यानी खुद अपना जीवन अपने खुद के बलबूते पे चलाते हैं। ये इनके जीवन की आवश्यकताएं बहुत ही साधारण है, यानी कि उनके जो चीज़ें चाहिए उनकी आवश्यकता कम है। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय झूमिंग कृषि और आखेट है। अंडरलाइन कर लेना, गौड़ जनजाति का मुख्य व्यवसाय झूमिंग और आखेट। झूमिंग कृषि आप जानते होंगे, वेरी गुड, वो स्थानांतरित कृषि भी इसको कहते हैं। मैंने बताया था पहले भी कि जंगलों को जला करके खेत बनाया जाता है, फिर वहाँ पे जब तक वो ज़मीन जो है उपजाऊ रहती है तब तक लोग बाग वहाँ पे खेती करते हैं। जैसे ही वो जगह अनुपजाऊ हो जाती है लोग बाग उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, नई जगह पे जाते हैं, वहाँ पुनः जंगलों को काटते हैं, खेत बनाते हैं और वहाँ खेती करते हैं। तो इस प्रकार वो बार बार जगह बदल बदल के खेती करते हैं, वो कहलाती है झूमिंग कृषि। तो गौड़ जनजाति के लोग झूमिंग कृषि और आखेट दोनों से ही अपना जीवन यापन करते हैं। आखेट यानी शिकार। इसके अलावा क्या क्या काम करते हैं, वनोत्पाद संग्रहण यानी जंगलों से खाद्य सामग्री इकट्ठे करने का काम हो गया। वनोत्पाद में जंगलों से घूम घूम खाद्य सामग्री इकट्ठे करना। पशुपालन भी करते हैं, मछली पकड़ने का काम भी ये करते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात आ रही कि इनके द्वारा जो झूमिंग कृषि की जाती है उनके अलग अलग नाम ये देते हैं। पहला नाम है दीपा कृषि। दीपा कृषि जो है झूमिंग कृषि का ही एक प्रकार है जिसमें भूमि पर 2-3 वर्ष खेती करने के बाद उसे पड़त यानी कि अनुपजाऊ होने पर उसको छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि में पेड़ों और झाड़ियों को जलाकर व भूमि को साफ करके खेत तैयार किए जाते हैं। उसमें फावड़े या हल से खुरेद कर बीजों को छिटक कर बोया जाता है। अपने आज जो ट्रैक्टर से बीज बोते हैं वैसा नहीं होता था, बीजों को उछाल कर बिखेरते थे, फिर फावड़े या कस्सी वगैरह जो है उनसे जो है उस खेतों को जो है बीज को छिटका जाता था। बीज बोने के बाद यानी जब खेतों में बीज बो दिया जाता था ये लोग क्या करते हैं, देवी माता को और जंगल के अन्य देवताओं को खुश करने के लिए पशुओं की बलि देते हैं। खेतों में बीज बोने के बाद पशु बलि ये चढ़ाते हैं। दूसरा प्रकार देखना इनकी कृषि का, दीपा हो गया ऊपर बच्चों, पेंडा कृषि। पेंडा कृषि क्या है, गौड़ जनजाति द्वारा की जाती है। पेंडा कृषि मध्य प्रदेश का बस्तर जिला है, वहाँ तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती की जाती है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों सीढ़ी जैसे होती है अपने घरों की सीढ़ी, यानी स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरते हैं, वैसे पहाड़ों में जगह जगह पे ऐसी सीढ़ियाँ बना करके वहाँ खेत बना करके खेती की जाती है। वो पेंडा कृषि कहलाती है गौड़ जनजाति द्वारा। खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए निचले भागों में लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं, यानी खेतों की मिट्टी बह कर नहीं जाए, अपर्दन यानी मिट्टी का कटाव नहीं हो। तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ी के जो जैसे पेड़ के तने वगैरह होते हैं ना, उनको जो है वहाँ पे नीचे रख दिया जाता है ताकि मिट्टी कट करके नीचे की तरफ ना बहे, जिनसे मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है। कुरुख, केवट और धीवर वर्ग ये गौड़ जनजाति के वर्ग है बच्चों। जैसे रावतों में अनेक सारे वर्ग है, पोखरिया हो गए, तो ये इसी प्रकार इनके भी हो गए। कुरुख, केवट और धीवर वर्ग जो है गौड़ जनजाति के वर्ग है। इसके अलावा मछुआ कर्म द्वारा जीवन यापन करते हैं। मछुआ कर्म यानी जो मछुआरा होता है मछली पकड़ने का काम करता है। ये तीनों ही वर्ग के लोग जो है किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं बच्चों, यस, मछली पकड़ करके। तो ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है कि कुरुख, केवट या धीवर वर्ग के लोग अपना जीवन यापन किस प्रकार करते हैं, मछुआ कर्म से या मच्छी पकड़ करके। या फिर पूछ सकते हैं मछुआ कर्म से अपना जीवन यापन करने वाले गौड़ वर्ग कौन कौन से, तो ये कुरुख, केवट और धीवर ये तीनों ही वर्ग जो है अपना जीवन यापन करते हैं मछुआरा बन करके या फिर मछली पकड़ करके। साथ ही इनके द्वारा पशुपालन भी किया जाता है। इनमें रावत वर्ग का मुख्य पेशा, इनके अंदर एक वर्ग और है बच्चों, गौड़ जनजाति में रावत वर्ग भी के लोग भी पाए जाते हैं। ये इनका मुख्य व्यवसाय जो पशुचारण करना और दूध बेचना। ये अपना जीवन कैसे चलाते हैं, जानवरों को पाल करके और दूध बेच करके। फिर बात करते हैं अब इनके पहले आखेट की, शिकार कैसे करते हैं। शिकार देखना, ये जानवरों का शिकार करते हैं।
भारत में आखेट करना अब राजकीय नियमों से निषेध है, यानी सरकार ने रोक लगा दिया शिकार पे। फिर भी ये लोग अभी भी कुछ मात्रा में वन्य जीव का शिकार कर लेते हैं। धीरे धीरे अब ये शिकार के स्थान पे जो है कृषि करने लगे हैं, यानी कृषि ने इनका स्थान ले लिया है। अधिकांश गोंड लोग अब कृषक बन गए, यानी क्या बन गए बच्चों? किसान। ये बात हुई। चलो अब बात करते हैं इनके भोजन की। कोदू कुटकी जैसे स्थानीय अनाज जो है गोंडों के मुख्य खाद्यान्न है। ध्यान रखना, कोदू और कुटकी, ये जो अनाज जैसे अपन गेहूं बाजरा मक्का खाते हैं, वैसे ये जो खेतों में उपज इनके जो होती थी, कोदू कुटकी जैसे स्थानीय अनाज को जो है गोंड जनजाति के लोग खाते हैं। सब्जियों को ज़्यादातर ये क्या करते थे? घरों में उगाकर या फिर कहाँ से प्राप्त करते थे? जंगलों से प्राप्त करते हैं। सब्जियों को ज़्यादातर जंगलों या फिर घरों में ही। उत्सव एवं त्योहारों पर चावल बनाते हैं, यानी जब कोई त्यौहार या फिर उत्सव होता है तो ये चावल बनाते हैं घरों में। शिकार से प्राप्त व बलि दिए गए जानवरों का मांस भी खाते हैं। गोंड धूम्रपान भी करते हैं, यानी तंबाकू वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। और महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं। महुआ वो पदार्थ है जिससे शराब या दारू बनाई जाती है। ये बात हो गई। अब आगे बात करते हैं इनके वस्त्रों की। वस्त्र किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? वस्त्र एवं आभूषण। गोंड प्राय सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। पुरुष धोती, स्त्रियां साड़ी और चोली पहनती है। पुरुष और स्त्रियां दोनों चांदी और एल्यूमिनियम के गहने पहनते हैं। स्त्रियां कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती है। गले में काले मनक बोलते हैं मोती को, काले मोती और कोड़ियों से बनाकर हार पहनती है। स्त्रियां अक्सर शरीर पे गोदना गुंदवाती है, यानी कि वो अपन मेले वगैरह में जाते तो हाथ पे टैटू वगैरह बनवाते हैं, वो कहलाते हैं गोंद। ऊपर चित्र में यहाँ देखो बच्चों, ये इनके जो है तीर कमान वगैरह को दर्शाया गया है गोंड जनजाति के लोगों द्वारा। नीचे वाले चित्र में जो है आपको दिखाया गया है बच्चों कि किस प्रकार स्त्री द्वारा गोंदने, यानी अपने शरीर पे जो है क्या क्या बनाती है? गोंदने गुदवाती है। अब चित्र में आपको दिखा रहा है गोंड जनजाति द्वारा, महिला द्वारा गोंदने जो गुदवा रखे हैं। तो ये तो था इनके वस्त्र और आभूषणों का। इसके अलावा देखना, ये जो है महिलाएं क्या करती है? महिला शरीर पे गोंदना गुंदवाती है। लड़कियां अपने बालों के जूड़े में सफ़ेद बांस से बने आधे दर्जन कंघे तक लगाती है, यानी बालों में ये जो जूड़ा है पीछे यहाँ पे आधे दर्जन यानी 6-7 कंघे जो है वो अपने बालों में लगाती है। अब इनके निवास गृह की बात करें, घर किस प्रकार का होता है इनका? गोंड जो है नंगले अर्थात पल्ली और छोटे छोटे गांवों में रहती है। गोंड जनजाति के जो छोटे गांव हैं बच्चों, उनको नंगले या फिर पल्ली कहा जाता है। जिस स्थान पर आवास बनाना होता है उसका शगुन निकलवाकर उस स्थान पर उत्सव मनाते हैं, यानी जिन स्थान पे इनको पहले घर बनाना होता है उस स्थान पे ये क्या करते हैं? पहले मुहूर्त निकालते हैं और फिर वहाँ पे जो है पूजा वगैरह करवा के उत्सव जैसा माहौल वहाँ बनवाया जाता है। उत्सव मनाने के पश्चात बच्चों ये क्या करते हैं? वहाँ पे उसी जगह पे बतख या फिर मुर्गे की बलि भी वो देते हैं, या तो बतख की या मुर्गे की बलि उस जगह पे जहाँ पे मकान बनाना है वो वहाँ पे देते हैं। इनके मकान घास फूस या मिट्टी के बने होते हैं, जिसमें रहने का कमरा होता है, रसोई होती है, बरामदा होता है, पूजा घर होता है। पूजा घर यानी कि मंदिर के लिए जगह जहाँ घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इनके लिए। चित्र में जो है 2.14 में गोंड आवास प्रवेश का उत्सव दृश्य दिखाया गया है। ये चित्र आपको बता दूं बच्चों, ऊपर जो चित्र दिख रहा है ये वाला चित्र जो है ये गोंड जनजाति के घर है। इस प्रकार के इनके घर होते हैं। यहाँ पूजा स्थल, पहले पूजा करवाई जाती है, उत्सव मनाए जाते हैं, उसके बाद उस जगह पे घर बनाए जाते हैं। तो ये ऊपर चित्र में आपको दिख रहे हैं। अब इनके औजार और बर्तनों की बात करते हैं बच्चों। औजार और बर्तन देखना, गोंड लोगों के औजार बहुत साधारण होते हैं जो स्थानीय कारीगरी द्वारा, यानी वहाँ के जो लोकल कारीगर होते हैं वही इसको बनाते हैं। स्थानीय लुहार, फालिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी और तीरों की नोक आदि बनाते हैं। ये सारे इनके औजार है। लकड़ी का सामान ये लोग स्वयं बना लेते हैं। गोंड के घरों में कुछ चारपाइयाँ तथा लकड़ी के स्टूल होते हैं। दरिया बैठने और सोने के काम में ली जाती है। ये हो गए इनके औजार और बर्तन। अब बात करते हैं इनके समाज और संस्कृति की, गोंड जनजाति के समाज और संस्कृति की। गोंड जो है पितृसत्तात्मक समाज की रचना में रहते हैं, यानी पिता का राज होता है। पिता की मृत्यु के उपरांत उसका बेटा जो होता है, बड़ा बेटा, वो उसकी संपूर्ण अचल संपत्ति उनके पुत्रों में बांट दी जाती है। सबसे बुजुर्ग जो होता है पुरुष, घर में सबसे बुजुर्ग जो होता है वो परिवार का मुखिया होता है। गोंड लोगों में सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह तथा विधवा विवाह का प्रचलन है। बच्चों, सेवा विवाह होता है जब किसी दास के अपन वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ अगर लड़की पसंद आ जाती तो उनके वहाँ से शादी कर लेते हैं। विनिमय विवाह यानी लड़की को विवाह के बदले में उसका मूल्य चुका करके लेके आते हैं वो। हरण विवाह यानी लड़की को भगा कर ले जाते हैं वो वाला। और विधवा विवाह आप सब जानते हो, जिसका पति मर जाता है वो वापस महिला दोबारा शादी कर सकती है। तो ये सारे विवाह के प्रकार गोंड जनजाति में
चलते हैं। इन लोगों में विवाह समारोह किसी प्राकृतिक स्थान जैसे जल स्रोत के निकट या आम के पेड़ के नीचे, यानी शादी वगैरह जो रचाते हैं ये आम के पेड़ के नीचे या फिर किसी कोई जल का स्रोत, एक कुआं हो गया, तालाब हो गया, उनके किनारे या निकट ये लोग शादी करते हैं। इस अवसर पर अनिष्ट यानी कुछ बुरा होने से बचने के लिए रामधुनी का आयोजन करते हैं। गांव के मुखिया को अंडरलाइन कर लेना पटेल या फिर मुकादम कहते हैं। गांव का जो मेन मुखिया होता है उसको पटेल नाम से या मुकादम नाम से ही लोग पुकारते हैं। इसके अलावा गांव के चौकीदार को ये कोतवार कहते हैं। गांव की जो चौकीदारी करते हैं उनको कोतवार नाम दिया गया है। आपसी विवादों का निपटारा गांव की पंचायत में ही होता है। गांव के पुजारी और पुरोहित को देबारी नाम से ही पुकारते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं बच्चों जो आपको पूछ सकते हैं बोर्ड में, जैसे मुखिया को क्या कहते हैं, चौकीदार को क्या कहते हैं और पुजारी को क्या कहते हैं गौंड जनजाति के लोग। अब जो है गोंडी बोली जो है द्रविडियन भाषा परिवार से संबंधित है, जिसका संबंध तमिल और कन्नड़ से है। कई गोंड जो हिंदी, मराठी और तेलुगु भी बोलते हैं। पढ़ाई लिखाई का स्तर साक्षरता के स्तर की बात करें तो देश के औसत से बहुत नीचे, और ख़ास तौर पे महिलाएं तो बिल्कुल ही यहाँ पे अनपढ़ ही पाई जाती है। गोंड जनजाति के लोग नृत्य और गीतों के साथ पर्व एवं उत्सव मनाते हैं। गोंड पूर्णिमा को चांदनी रात में इकट्ठे होकर के गाने गाते हैं, नाचने का पूरा आनंद लेते हैं। स्त्रियां और पुरुष दोनों साथ साथ नाचते हैं। धुलिया गोंडों की एक गायक जाति है, यानी गोंड में एक और वर्ग पाया जाता है, जाति वर्ग, वो है धुलिया। ये लोग गाने का काम करते हैं, यानी गायक होते हैं ये। प्रधान गोंडों की एक और जो इनकी वो है वर्ग, प्रधान गोंडों की मान्यता और इतिहास को गाकर लोगों को सुनाते हैं। प्रधान की यानी ये जो वर्ग है बच्चों, प्रधान वर्ग जो है, इनके कथानुसार जब गोंड के भगवान ने जन्म लिया था, यानी प्रधान वर्ग के जो गोंड जनजाति वर्ग के लोग हैं वो बताते हैं कि जब गोंड के भगवान ने जन्म लिया था तो उसकी माँ ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया था। एक कहानी है गोंड जनजाति का उदय कैसे हुआ था। जब उनके भगवान ने जन्म लिया था तो उनकी माँ ने उस भगवान को बेसहारा यानी छोड़ के चली गई थी। फिर देवी पार्वती ने उसको सहारा दिया था, उस बच्चे को, यानी उस भगवान को, गोंड के जो भगवान बने थे। लेकिन फिर जो शंभू महादेव जो थे देव इसके पार्वती के हस्बैंड, उनको एक गुफा में कैद कर लिया। उस बच्चे को शंभू ने क्या कर लिया, महादेव ने उसको बच्चे को गुफा में कैद कर लिया। गोंड के नायक जो थे पाहिंडी कपार लिंगम ने देवी जंगूबाई की मदद से उस भगवान को, उसके बच्चे को बचाया था। ये चारों समूह से गुफा में अलग अलग बाहर आए थे, तभी से गोंड वर्ग 4 वर्गों में बंट गया था, जिसे गोंडी भाषा में सगा कहते हैं। प्रश्न बन सकता है सगा क्या है, तो गोंड जनजाति जो अलग अलग 4 वर्गों में बंट गया था वही क्या कहलाता है, सगा। गोंड जो है भूतकाल में मुर्गों का आपस में लड़ाकर अपना मनोरंजन करते थे। इसके अलावा देखो, बड़ा देव श्री शंभू महादेव और परसा पेन इनके प्रमुख देवता माने जाते हैं। शीतला माता और छोटी माता देवी की पूजा करते हैं। ये लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि देते हैं। अनेक प्रकार की जादू टोनों का प्रचलन है इनमें। रात को जागते हैं, ये जागरण करते हैं। अधिकांश गोंड हिंदू धर्म के ही है, पर कुछ लोग जो है प्रकृति के पूजक भी है। प्रकृति पूजक यानी प्रकृति को पूजने वाले। प्रकृति पूजकों का विश्वास है कि भगवान वनों में ही निवास करता है। गोंड लोग काली, दंतेश्वरी और बड़ा देव को नर बलि चढ़ाते हैं, यानी इंसानों की बलि भी चढ़ाते हैं, जिसे 19वीं सदी में अंडरलाइन कर लिया, अंग्रेजों द्वारा रोक दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया था। गोंड जनजाति के लोग मृत शरीर को जलाते हैं, दफनाते हैं। इनका विश्वास है कि आत्मा अमर और अजर है। आखिरी पॉइंट आता है इसका, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। गोंड लोगों के आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण विगत 30 वर्षों में श्रमिक कर्म की प्रवृत्ति बढ़ी है। यानी पिछले 30 सालों से बात करें तो ये लोग जो है किसानों को भी छोड़ करके, किसान खेती छोड़ करके अब क्या बनने लगे, मजदूर या श्रमिक बनने लगे। बड़ी संख्या में लोग खानों और खदानों यानी कि खानों और विनिर्माण उद्योग यानी फैक्ट्रियों में श्रमिकों के रूप में कार्य करने लगे हैं। खनन व निर्माण केंद्रों के समीप इनकी नई एवं स्थायी बस्तियां बन गई है। इन बस्तियों में अस्पताल, विद्यालय, बाजार, बैंक, पंचायत आदि की स्थापना हुई है। सड़क और रेलमार्ग के जाल से इनका शहरों से संपर्क बढ़ा है। जीवन शैली में तेज़ी से बदलाव आ रहा है। पुराने रीति रिवाज एवं परंपराओं की पकड़ ढीली हुई है। सरकार ने दास्ता का प्रतीक कबाड़ी प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। कबाड़ी प्रथा क्या है, ये जो दास बन करके किसी के वहाँ नौकरी करना, वो कहलाता है कबाड़ी प्रथा। अब देखना वापस बता रहे, इस प्रथा के अनुसार छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की कही, यानी कि जैसे कबाड़ी प्रथा को समझाता हूँ बच्चों। देखो कबाड़ी प्रथा क्या है, जैसे मैंने कर्जा लिया है किसी से, अब अगर मुझे कुछ हो जाता है और वो कर्जा मैं नहीं चुका पाता हूँ तो मेरे आने वाली पीढ़ियों से
वो लोग जो है कर्जा वसूल करते थे, उनको गुलाम बना करके वो रखेंगे। ये वाली प्रथा कहलाती है क्या? कबाड़ प्रथा। शिक्षा का स्तर बढ़ने से लोगों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनने में सहायता मिली है। गौण जनजाति अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के कारण इन्हें सरकार ने कई सुविधाएं भी प्रदान की है। तो ये थी बच्चों हमारे जनजातियों का पाठ जो पूरा हो चुका है। इससे रिलेटेड प्रश्न बोर्ड में जो है किसी एक जनजाति का भी बन सकता है या फिर छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ना है। इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों ये। धन्यवाद।